हेलो व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू माय चैनल डी लेक्स लीगल। माई सेल्फ दानिश सिद्दीकी एडवोकेट एंड आई एम हियर टू डिस्कस द इंडियन पीनल कोड 1860 फॉर द पर्पस ऑफ प्रीलिम्स एग्जाम ऑफ PCSJ एंड APO। सो कल हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया था चैप्टर 3 पूरा, जो कि डील करता था सेक्शन 53 टू 75। आज हम लोग डील करेंगे चैप्टर 4, जो कि आपका डील करता है सेक्शन 76 टू 106। तो आज हम लोग कोशिश करेंगे कि सेक्शन 76 से लेके 96 तक 95 तक इसको कंप्लीट करने की कोशिश की जाए। हम लोग बहुत डेप्थ में नहीं जाएंगे, क्योंकि बहुत डेप्थ में चले जा रहे हैं तो वीडियो की लेंथ लंबी हो जा रही है। तो हम लोगों की यही कोशिश रहेगी कि जो मेजर इसमें इम्पॉर्टेंट जो है कॉन्सेप्ट जो समझने वाला है वो समझेंगे, बाकी जानेंगे कि यहाँ से क्या क्वेश्चन किस तरह से फ्रेम होता है, उसके ऊपर इम्पॉर्टेंट केस लॉज वगैरह क्या हैं, ये सारी चीज़ें हम लोग सिर्फ डिस्कस करेंगे। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। तो चैप्टर 4 जो कि आप लोगों की बात करता है जनरल एक्सेप्शन के बारे में। ये पूरा चैप्टर कहाँ से कहाँ तक डील करता है, सेक्शन 76 टू 106 तक ये डील करता है। तो चलिए शुरू करते हैं। सो सेक्शन 76। तो जब भी हम लोग चैप्टर 4 पढ़ेंगे तो हम लोगों को दो चीज़ें हमेशा अपने दिमाग में रख के चलनी रहेगी। एक, इट इज़ सब्जेक्ट टू सेक्शन 6, जो कि हम लोगों ने पढ़ा गया था कि जब भी हम लोग कुछ भी पढ़ेंगे, चाहे डेफिनेशन हो या फिर पैनल प्रोविज़न हो, इलस्ट्रेशन हो, पनिशमेंट हो, कुछ भी हो, वो सब्जेक्ट टू जनरल एक्सेप्शन रहेगी। जनरल एक्सेप्शन वहाँ पे रहेगा, दिमाग में रहेगा, क्योंकि वो हर बार जनरल एक्सेप्शन रिपीट नहीं होगा किसी भी डेफिनेशन में, किसी भी पैनल प्रोविज़न में, किसी भी इलस्ट्रेशन में। तो वो हम लोग अपने बैक एंड में माइंड में रखेंगे कि इट इज़ सब्जेक्ट टू जनरल एक्सेप्शन। तो चैप्टर 4 आपका रेड विथ होगा सेक्शन 6 से एंड सेक्शन 105 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट, जो कि जब जनरल एक्सेप्शन में किसी का केस फॉल करता है तो हम लोग हेल्प लेते हैं सेक्शन 105 की, उसको प्रूव करने की। तो ये दो चीज़ें हम लोगों को दिमाग में रखनी है। तो शुरू करते हैं। सेक्शन 76, एक्ट डन बाय ए पर्सन बाउंड और बाय मिस्टेक ऑफ फैक्ट बिलीविंग हिमसेल्फ बाउंड बाय लॉ। तो यहाँ पे हम लोगों को सेक्शन 76 एंड सेक्शन 79 ये इन कंजंक्शन हम लोगों को पढ़ना है, कॉन्जॉइंटली इन दोनों को पढ़ना है हम लोगों को। सबसे पहले जो भ्रम है आप लोगों के दिमाग में वो हम क्लियर कर देना चाहते हैं कि जो हम लोग पढ़ते हुए आए थे शुरू से कि सेक्शन 76 जो है वो मिस्टेक ऑफ फैक्ट है एंड सेक्शन 79 जो है वो मिस्टेक ऑफ लॉ है। नहीं, देयर इज़ नॉट एनी सच थिंग दैट इज़ मिस्टेक ऑफ लॉ। मिस्टेक ऑफ फैक्ट सिर्फ होता है, मिस्टेक ऑफ लॉ नहीं होता है। तो सेक्शन 76 भी मिस्टेक ऑफ फैक्ट है एंड सेक्शन 79 भी मिस्टेक ऑफ फैक्ट है। सेक्शन 76 में जो है ये बाउंड बाई लॉ यहाँ पे होता है, मिस्टेक ऑफ फैक्ट होती है, यहाँ पे बाउंड बाई लॉ होता है, और 79 में इट इज़ जस्टिफाइड बाई लॉ। तो हम लोग ये दोनों सेक्शन एक साथ पढ़ेंगे। तो आइए पढ़ते हैं। सो नथिंग इज़ एन ऑफेंस which is done by a person who is or who by reason of a mistake of fact and not by reason of mistake of law। यहाँ पे भी देखिए लिखा हुआ है not by reason of mistake of law in good faith believes himself to be bound by law to do it। अब इसका बहुत अच्छे से आपको ये इलस्ट्रेशन ये आपको क्लियर कर देगा। सो पहला इलस्ट्रेशन है, a soldier fires on a mob by the order of his superior officer in conformity with the commands of the law, a has committed no offense। तो यहाँ पे क्या है, ये बाउंड बाई लॉ है, लॉ इसको ऑथराइज कर रहा है कि तुम ये ऐसा करो, जो कि उसका सुपीरियर ऑफिसर उसको ऑर्डर दे रहा है ऐसा करने के लिए। सो वो बाउंड है। बाउंड किससे है, बाउंड बाई लॉ है। और यहाँ पे अगर फायर करता है तो वो कोई ऑफेंस नहीं कमिट किया है। तो यहाँ पे क्या आपका हो गया, बाउंड बाई लॉ हो गया। फिर बी इलस्ट्रेशन पे हम लोग आते हैं, ए एन ऑफिसर ऑफ अ कोर्ट ऑफ जस्टिस बीइंग ऑर्डर्ड बाय दैट कोर्ट टू अरेस्ट Y and after due inquiry believing Z to be Y arrest Z, A has committed no offense। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे भी जो इसका एक्ट है यहाँ पे वो बाउंड था। किस चीज़ से बाउंड था, कोर्ट ऑफ जस्टिस ने उसको ऑर्डर किया था कि तुम अरेस्ट करो वाई को, लेकिन ए जो आपका ए ऑफिसर जो है वो आफ्टर ड्यू इंक्वायरी जेड को वाई समझ लेता है। तो यहाँ पे क्या हो गया, मिस्टेक ऑफ फैक्ट यहाँ पे हो गया। तो यहाँ पे वो एक्सेप्शन में फॉल कर जाएगा कि वो बाउंड बाई लॉ था, जो एक्ट उसने किया वो मिस्टेक ऑफ फैक्ट के अंदर आ गया, बिलीविंग हिमसेल्फ बाउंड बाई लॉ। तो यहाँ पे वो इम्यून हो जाएगा। तो ये आपका पूरा कॉन्सेप्ट है, बहुत डेप्थ में इसकी नहीं जाएंगे, इलस्ट्रेशन ऑफ अटमोस्ट इम्पॉर्टेंस है, इसको हम लोग
पढ़ लेंगे फॉर द पर्पज़ ऑफ प्रीलिम्स एग्ज़ाम। सो इसको मार्क कर लीजिएगा। अब आते हैं सेक्शन 79 पे। एक्ट डन बाई अ पर्सन जस्टिफाइड और बाई मिस्टेक ऑफ बिलीविंग हिमसेल्फ जस्टिफाइड बाई लॉ। अब इसके अंदर पढ़ते हैं। नथिंग इज एन ऑफेंस विच इज़ डन बाई एनी पर्सन हु इज़ जस्टिफाइड बाई लॉ और हु बाई रीज़न ऑफ मिस्टेक ऑफ फैक्ट एंड नॉट बाई रीज़न ऑफ मिस्टेक ऑफ लॉ इन गुड फेथ बिलीव्स हिमसेल्फ टू बी जस्टिफाइड बाई लॉ इन डूइंग इट। सो यहाँ पे जो है ये कह रहा है कि एक ऐसा एक्ट जो कि लॉ खुद ही जस्टिफाई कर रहा है और बाय मिस्टेक ऑफ फैक्ट वो हो जाता है, जो करता है वो बिलीव करता है कि ये जो एक्ट है वो जस्टिफाइड बाय लॉ है। लॉ ने मतलब ऐसा करने को कहा है, हम ऐसा करते हैं तो लॉ आके सामने से हमको जस्टिफाइड करेगा। जैसे कि एग्ज़ाम्पल हम आपको बता देते हैं। लाइक एग्ज़ाम्पल आपका, जैसे कि एक 2-3 लोग खड़े हैं एक जगह, एक पब्लिक प्लेस है, तो उनके सामने किसी तरह का एक ऑफेंस कमिट हो रहा है। तो जो एक्यूज्ड है वो ऑफेंस कमिट करके जो है वो भाग रहा है। तो जो खड़े हैं लोग, जैसे कि मान लीजिए हम ए नाम का शख्स है, वो खड़ा है, तो वो भागते हुए पर्सन को वो पकड़ ले रहा है, पकड़ के वो रख ले रहा है। तो यहाँ पे लॉ उसको जस्टिफाई करेगा। कैसे? बाय द प्रोविज़न ऑफ सेक्शन 43 अंडर CRPC 1973 अरेस्ट बाय प्राइवेट पर्सन। तो यहाँ पे वो क्या हो जा रहा है? जस्टिफाइड बाय लॉ है। तो अगर मान लीजिए इसमें अगर किसी तरह से वो मिस्टेक मान लीजिए हो जा रहा है कि उसको जैसे कि समझ के, किसी और को समझ के वो कर लेता है, उसको लगता है कि वो मर्डरर है या फिर वो ऑफेंस करके भाग रहा है, तो उसके जगह पे किसी और को मान लीजिए अगर कर लेता है, तो वहाँ पे भी वो जस्टिफाइड करेगा, लॉ वहाँ पे जस्टिफाइड करेगा, क्योंकि लॉ ने एम्पावर कर रखा है कि तुम ऐसा करो। जो कि आप सेक्शन 43 वाला जो आपको एग्जांपल बताए हैं उससे आप समझ सकते हैं इसको। तो इसका ये दोनों सिर्फ इसी है और इसको इसमें डेप्थ में नहीं जाना है। तो ये आप हमेशा ध्यान में रखिएगा कि ये मिस्टेक ऑफ फैक्ट है दोनों। एक जगह बाउंड बाई लॉ किया गया है, एक जगह लॉ खुद जस्टिफाई कर रहा है। तो इस पे एक ये है, एक केस लॉ है स्टेट ऑफ महाराष्ट्र वर्सेस MH जॉर्ज। इसमें कहा गया था कि मिस्टेक ऑफ लॉ इज़ नो डिफेंस। देखिए इसमें भी बोला गया था मिस्टेक ऑफ लॉ डिफेंस नहीं लिया जा सकता, सिंस एवरी मैन इज़ प्रिज्यूम टू नो द लॉ एंड हैंस रिस्पॉन्सिबल इन ईच ऑफ इट्स ब्रीच। तो ये इस केस में कहा गया था। सो ये आपका हो गया सेक्शन 76 एंड 79। इस पर एक मैगजिम है, आप लिख लीजिए, इग्नोरेशिया फैसिट एक्सक्यूजेट, इग्नोरेंस ऑफ फैक्ट इज़ अ गुड एक्सक्यूज़। ये हो गया आपका। फिर आप आते हैं हम लोग सेक्शन 77 एक्ट ऑफ जज व्हेन एक्टिंग जुडिशियली। सो वही आपको मान के चलिए कोई जज है, वो किसी को पनिशमेंट दे रहा है, डेथ पनिशमेंट दे दिया या फिर लाइफ इम्प्रिजनमेंट दे दिया, तो वो ऑफेंस नहीं माना जाएगा क्योंकि वो एम्पावर्ड है। वो लॉ ने उनको एम्पावर्ड कर दिया है कि आप ऐसा करिए। सो इट इज़ एम्पावर्ड बाय लॉ, क्योंकि वो अपनी जुडिशियल कैपेसिटी में कर रहा है ऐसा, एक्टिंग जुडिशियली। सो इट इज़ नॉट एन ऑफेंस। सेक्शन 77 ये हो गया। और फिर आपका आता है सेक्शन 78 एक्ट एंड परसुएंट टू द जजमेंट और ऑर्डर ऑफ द कोर्ट। इसमें वही है, कोई भी मान लीजिए एक अगर अरेस्ट वारंट देता है जज, एक अरेस्ट वारंट देता है पुलिस वाले को कि आप ऐसा जाके करो, तो वो जब अरेस्ट करने जाएगा तो फिर वो इन द एग्जीक्यूशन ऑफ दैट वारंट वो कर रहा है, टू दी परसुएंट टू दी ऑर्डर ऑफ द कोर्ट ऑफ जस्टिस वो कर रहा है। तो यहाँ पे वो भी इम्यून है, तो वो ऑफेंस नहीं माना जाएगा सेक्शन 78। यहाँ पे एक चीज़ याद रखिएगा, हैंगमैन वाला रख लीजिएगा कि हैंगमैन कभी जब किसी को फांसी देता है तो वो भी इसी सेक्शन के तहत इम्यून है। इसका अक्सर जो है आता है आपका, वो आता है इलस्ट्रेशन बेस्ड बना के, इसी में आता है हैंगमैन वाला कि वो किससे डील करता है, सेक्शन 78 से वो डील करता है। तो ये आपका हो गया 79। अब बढ़ते हैं हम लोग, थोड़ा जल्दी स्पीड करते हैं। सेक्शन 80 एक्सीडेंट इन डूइंग अ लॉफुल एक्ट। नथिंग इज एन ऑफेंस विच इज़ डन बाय एक्सीडेंट और मिसफॉर्चून एंड विदाउट एनी क्रिमिनल इंटेंशन और नॉलेज इन डूइंग ऑफ अ लॉफुल एक्ट इन अ लॉफुल मैनर बाय लॉफुल मीन्स एंड विथ प्रॉपर केयर एंड कॉशन। तो यहाँ पे आपका हम लोगों को समझने का है मिसफॉर्चून क्या होता है। मिसफॉर्चून का मतलब हो गया आपका मिस हैपनिंग, अनहोनी किसी तरह की। तो ऐसा कोई ऑफेंस जो कि विदाउट एनी क्रिमिनल इंटेंशन है। हाँ, एक चीज़ और देखिए, पूरे जनरल एक्सेप्शन में आपका कहीं भी मेंस रिया आप नहीं पाएंगे, गिल्टी माइंड नहीं पाएंगे। सब हर जगह आपका मिसिंग रहेगा ये टर्मिनोलॉजी, मेंस रिया,
बैड इंटेंशन नहीं रहेगा कहीं भी। तो ये है, तो यहाँ पे देखिए लिखा है विदाउट एनी क्रिमिनल इंटेंशन और नॉलेज। सो इसको थोड़ा सा समझते हैं हम लोग अच्छे से। ये देखिए इसका लिखा है लॉफुल एक्ट इन अ लॉफुल मैनर। फॉर एग्जांपल मान लीजिए लॉफुल एक्ट क्या है। हम जो है एक आपका कार ड्राइव कर रहे हैं, लॉफुल एक्ट है, मेरे पास ड्राइविंग लाइसेंस है बाई लॉफुल मीन्स, मैंने सीट बेल्ट लगाया रखा है, अच्छे से सीट बेल्ट बांध के हम कार ड्राइव कर रहे हैं, तो वो क्या हो गया, लॉफुल मीन्स हो गया। विथ प्रॉपर केयर एंड कॉशन, मतलब अपनी एक इकोनॉमी स्पीड बना के चल रहे हैं, वो प्रॉपर केयर एंड कॉशन है। बट इतना सब सावधानी बरतने के बाद भी अगर कुछ हो जाता है तो वो एक्सीडेंट में आपका फॉल करेगा, वो अदर चीज़ है। कॉजिंग डेथ बाई नेग्लिजेंस वाला वो उससे मत इसको रिलेट करिएगा, वो अदर थिंग है, उसको नहीं यहाँ पे इंक्लूड करेंगे, वो जब पढ़ेंगे तो वो अच्छे से समझेंगे। तो ये आपका हो गया सेक्शन 80। तो यहाँ पे इलस्ट्रेशन, ये जो है इलस्ट्रेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आप लोग पढ़ लीजिएगा। और इस इलस्ट्रेशन में कभी कभी क्या करते हैं, ये चेंज कर देते हैं। जैसे यहाँ पे ए इज़ एट वर्क विद अ हैश द हैट फ्लाइज ऑफ एंड किल्स अ मैन, तो ये मैन हटा के यहाँ पे क्या कर देते हैं, चिल्ड्रन लिख देंगे कि चिल्ड्रन किल्स अ चिल्ड्रन हु आर प्लेइंग इन अ पार्क, तो ये कर देंगे। तो जहाँ पे चिल्ड्रन ये आ जाएगा तो वहाँ पे ये सेक्शन 80 में नहीं फॉल करेगा, सेक्शन 80 का इम्यूनिटी नहीं मिलेगी, क्योंकि उस जगह पे उनको उसको कुल्हाड़ी से पेड़ काटना ही नहीं चाहिए था, क्योंकि बच्चे वहाँ पे खेल रहे थे। तो वहाँ पे आपका ये सेक्शन 80 नहीं आएगा, इम्यूनिटी नहीं मिलेगी सेक्शन 80 की। तो यहाँ पे आप उसको जब भी वो पूछेगा तो आप उसके इसका सेक्शन 80 में यही आप कहेंगे कि ये नहीं फॉल करेगा, अगर उस तरह का बच्चों वाला एग्जाम्पल वो आ जाएगा, ठीक है। सो यही है आपका। फिर इस पर एक केस लॉ है, भूपेंद्र सिंह वर्स भूपेंद्र सिंह चुदासामा वर्सेस स्टेट ऑफ गुजरात 1998, ये आप लोग देख लीजिए। इस पे आप इसमें मतलब कहा गया था कि जो एक्ट है, इफ़ द एक्ट इज़ नॉट डन विथ ड्यू केयर एंड कॉशन द एक्यूज कैन नॉट गेट द बेनिफिट ऑफ सेक्शन 80, ठीक है। ये आपका हो गया सेक्शन 80। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। फिर आपका आता है सेक्शन 81, एक्ट लाइकली टू कॉज हार्म बट डन विदाउट क्रिमिनल इंटेंट एंड टू प्रिवेंट अदर हार्म। तो यहाँ पे नथिंग इज एन ऑफेंस merely by reason of its being done with the knowledge that it is likely to cause harm, if it be done without any criminal intention to cause harm and in good faith for the purpose of preventing or avoiding other harm to person or property। इसमें देखिए मार्क कर लीजिए, सबसे पहला विदाउट एनी क्रिमिनल इंटेंशन आप मार्क कर लीजिए, गुड फेथ मार्क कर लीजिए, तीसरा प्रिवेंटिंग और अवॉइडिंग अदर हार्म। ये बेसिकली है रूल ऑफ नेसेसिटी, यहाँ पे है नेसेसिटी नोज नो लॉ। तो अब हम लोग ये चेकआउट करेंगे एक्सप्लेनेशन से, इससे और क्लियर हो जाएगा। जो एक्सप्लेनेशन इससे दिया है वो कहता है कि इफ़ यू हैव टू प्रूव, अगर आपको प्रूव करना है कि ईच एंड एवरी सिचुएशन, कि जो सिचुएशन थी जिससे आप प्रिवेंट करना चाह रहे थे, जिस हार्म को प्रिवेंट आप करना चाह रहे थे, क्यों वो एक ऐसे नेचर की थी कि इतनी इमिनेंट थी कि आपके एक्ट को एक्सक्यूज़ कर सके, तो आप ये आपको ही ये प्रूव करना पड़ेगा। तो यही मतलब इसमें है कि ऐसा मतलब ये क्वेश्चन ऑफ फैक्ट है कि हमको देखना है कि क्या वो जो नेचर था उसका उस सिचुएशन में, हम ऐसी सिचुएशन में थे कि हमको मतलब हार्म कॉज करना था, किस लिए हम हार्म कॉज करना था, ताकि सामने वाले की वो बेनिफिट के लिए हो और गुड फेथ में हो, विदाउट क्रिमिनल इंटेंशन हो। इतनी मतलब ऐसी सिचुएशन थी कि नेसेसरी आ गया था, नेसेसिटी थी वहाँ पे कि हमको करना ही करना है फॉर द पर्पज़ ऑफ प्रिवेंटिंग, उससे बड़ा हार्म प्रिवेंट करने का। तो हम लोग ये इलस्ट्रेशन बी पढ़ लेंगे। बी आपका इलस्ट्रेशन जो है वो इसी पे बेस्ड है, ठीक है। तो ये सेक्शन 81 हो गया। अब सेक्शन 81 पे बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट आपका है केस लॉ, डुडले वर्सेस स्टीफन। ये पुराना केस है 1884 का, तो इसको आप लोग बहुत ही अटमोस्ट इम्पॉर्टेंस का है ये, इसको आप लोग मार्क कर लीजिए, डुडले वर्सेस स्टीफेंस, ठीक है। इसको आप लोग पढ़ेंगे से। अब आता है सेक्शन 82, एक्ट ऑफ अ चाइल्ड अंडर 7 years ऑफ एज, नथिंग इज एन ऑफेंस विच इज़ डन बाई अ चाइल्ड अंडर 7 years ऑफ एज। सो इसको हम लोग कहेंगे एब्सोल्यूट इम्यूनिटी के नाम से ये जाना जाता है, पूरी तरह से ये इम्यून है अगर बच्चा जो है 7 years के अंडर की है। इसको हम लोग पढ़ेंगे डोली इन कैपेक्स। सो इसका मतलब होता है कि अ चाइल्ड अंडर द एज ऑफ 7 years इज़ इनकैपेबल ऑफ डूइंग क्राइम। बस ये है इसमें आपका। फिर वही सेक्शन 83 आ जाता है, यहाँ पे क्या हो जाता है, अबव 7 years एंड
अंडर 12 ईयर्स जो कि मैच्योरिटी नहीं अटेंड किया हो, मैच्योरिटी उसमें नहीं आई हो, मतलब ना समझ हो वो, अगर समझ है तो भाई वो भी लाइबल हो जाएगा अंडर जुवेनाइल, जुवेनाइल के उसमें वो लाइबल हो जाएगा। सो इसमें ये थोड़ा सा चेंज हो जाएगा, डोली कैपेक्स ही हो जाएगा। ये क्वालिफाइड इम्यूनिटी इसको कहेंगे, ठीक है, ये आपका हो गया। फिर आपका आता है इसमें एक आप चाहेंगे तो नहीं, बस ठीक है, सेक्शन 83। अब सेक्शन 84 पे आते हैं। एक्ट ऑफ अ पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड, नथिंग इज एन ऑफेंस विच इज़ डन बाय अ पर्सन हु एट द टाइम ऑफ डूइंग इट बाय रीजन ऑफ अनसाउंडनेस ऑफ माइंड इज इनकेपेबल ऑफ नोइंग द नेचर ऑफ द एक्ट और दैट ही इज़ डूइंग दैट इज़ आइदर रॉन्ग और कंट्रेरी टू लॉ। बेसिकली हम लोग इसको किससे पढ़ेंगे, किस उससे जानते हैं, इंसैनिटी के नाम से जानते हैं। इसको हम लोग रेट विद करेंगे सेक्शन 334 CRPC से। सो इसका वही है कि जो एक्ट है, जो अनसाउंड माइंड पर्सन है, तो हम लोगों को मेन यहाँ पे बस चेक ये करना रहेगा कि जब वो ये एक्ट किया था तो उसकी अनसाउंडनेस ऑफ माइंड एग्जिस्टेंस में थी। जैसे कि मान लीजिए कोई एक शख्स है, वो एट अ पर्टिकुलर इंटरवल्स पे मान लीजिए वो अनसाउंड माइंड हो रहा है, तो जिस इंटरवल में वो अनसाउंड माइंड रहेगा सिर्फ वही फॉल करेगा सेक्शन 84 में। मान लीजिए कुछ टाइम के लिए वो अनसाउंड माइंड है, फिर ठीक हो जाता है, बट जब एक्ट हुआ कमिट, उस पर्टिकुलर टाइम ऑफ पीरियड में वो अनसाउंड माइंड होना चाहिए। सो ये सेक्शन 84 आपका कहता है, उसको मतलब पता नहीं रहता है कि क्या हो रहा है नेचर में, वो पता मतलब ऐसा ना समझ हो कि उसको समझ ना हो इस चीज़ की कि क्या सही है क्या गलत। सो ये आपका सेक्शन 84 में आ जाएगा। इसमें हम लोग वो कर लेते हैं, केस लॉ इस पर लिख लीजिए। सबसे पहला केस लॉ है ताबू चेतिया वर्सेस स्टेट ऑफ असम। फिर सेकंड है इसमें आर वर्सेस एर्नोल्ड। फिर थर्ड है इसमें आर वर्सेस मैकनॉटन। सो ये बेसिकली जाना जाता है मैकनॉटन रूल से, ठीक है। ये आपका हो गया सेक्शन 84। अब आते हैं सेक्शन 85। एक्ट ऑफ अ पर्सन इनकेपेबल ऑफ जजमेंट बाय रीज़न ऑफ इंटॉक्सिकेशन कॉज्ड अगेंस्ट हिज विल। अब यहाँ पे ये आपका आता है इंटॉक्सिकेशन 85 और 86। तो यहाँ पे इंटॉक्सिकेशन हम लोग रिलेट करके पढ़ेंगे। जो 85 है वो एडमिनिस्टर अगेंस्ट हिज विल है, वो मतलब वॉलेंटरली वो नहीं इंटॉक्सिकेट किया है अपने आप को, उसको अगेंस्ट हिज विल जो है इंटॉक्सिकेशन किया गया है, तो वहाँ पे ये इम्यून हो जाएगा। इनकैपेबल ऑफ नोइंग द नेचर ऑफ द एक्ट, फॉर एग्ज़ाम्पल आप कह सकते हैं कि मान लीजिए खाने वाने में लोग मिला देते हैं कुछ भी, या फिर कोल्ड ड्रिंक में आपको वो अल्कोहल मिला के पिला दिए, तो वो अगेंस्ट हिज विल था, वो एडमिनिस्टर किया गया था जो उसको अल्कोहल। सो यहाँ पे सेक्शन 85 में उसको इम्यूनिटी मिलेगी। बट सेक्शन 86 जो है वो कहता है कि ये वॉलेंट्री इंटॉक्सिकेशन है, ऑफेंस रिक्वायरिंग अ पर्टिकुलर इंटेंट और नॉलेज कमिटेड बाय वन हु इज़ इंटॉक्सिकेटेड। फॉर एग्जांपल मान लीजिए वॉलेंट्री इंटॉक्सिकेशन हम लोग उसने किया, एक शख्स है ए ने, उसने वॉलेंट्री इंटॉक्सिकेशन किया और फिर वॉलेंट्री इंटॉक्सिकेशन करके वो क्या कर रहा है, वो ड्राइव कर रहा है कार। सो उसको नॉलेज है कि हम मतलब नशे में हैं और हम किसी को ठोक सकते हैं, तो यहाँ पे उसको नहीं मिलेगा। तो इसका वही है, डिफेंस वो नहीं क्लेम कर सकता है सेक्शन 86 के तहत। सो ये हो गया सेक्शन 86। फिर आपका आता है सेक्शन 87। इसको हम लोग जानते हैं वॉलेंटरी नॉन फिट इंजूरिया के नाम से, सॉरी। इसमें आप 86 में एक केस लॉ है, दो, एक केस लॉ बहुत इंपॉर्टेंट है, बासुदेव वर्सेस स्टेट ऑफ पेप्सू, इसको आप लिख लीजिए। फिर सेकंड है डायरेक्टर पब्लिक प्रोसिक्यूटर वर्सेस बियर्ड, ये दो इंपॉर्टेंट केस लॉ है, इस पर ये लोग आप लोग लिख लीजिए। फिर आइए सेक्शन 87 पे हम लोग चलते हैं। एक्ट नॉट इंटेंडेड एंड नॉट नोन टू बी लाइकली टू कॉज डेथ और ग्रेवियस हर्ट डन बाई कंसेंट। इसको हम लोग बेसिकली, ये फेमस है वॉलेंटरी नॉन फिट इंजूरिया के नाम से। यहाँ पे जैसे कि क्या हो रहा है कि एक ऐसा एक्ट कर रहे हैं जिससे कि क्या होता है, कंसेंट रहती है एक दूसरे की, बट इंटेंट नहीं रहती है कि किसी की डेथ कॉज हो जाएगी। बट ऐसा एक एक्ट रहता है जो कि ऑफ अटमोस्ट डेंजरस एक्ट रहता है। तो दोनों लोगों को मतलब नॉलेज रहती है कि हाँ हो सकता है, बट इंटेंट नहीं रहता है डेथ कॉज करने का। जैसे दो लोग हैं, कोई भी एक हज़ार्डस कह सकते हैं, कोई भी डेंजर या फिर एमिनेंट
एमिमेंट डेंजर का जो होता है, कोई भी वर्क वो कर रहे हैं या फिर कुछ भी, लाइक वैसे एग्जांपल आप देख लेंगे A&Z वाला, तो वो लोग कर रहे हैं कंसेंट से एक दूसरे से, बट अगर उसको करने के दरमियान वो डेंजर एक्ट, अगर किसी की डेथ या ग्रीवियस हर्ट कॉज हो जाता है, बट वहाँ पे इंटेंट नहीं रहता है, सो वो लोग भी यहाँ पे नहीं क्लेम कर सकते हैं। इसका मतलब आप कह सकते हैं, अब हो इसका ये होता है, होल्ड दैट अ पर्सन हु नोइंगली एंड वॉलेंट्री रिस्क्स डेंजर कैन नॉट रिकवर फॉर एनी रिजल्टिंग इंजरी। सो यहाँ पे ये है आपका, इसका आप इलस्ट्रेशन पढ़ लेंगे। आपका एबव 18 ईयर्स ये कर लीजिएगा, मेजर होना चाहिए, ये मार्क कर लीजिए, और ये इलस्ट्रेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आते हैं सेक्शन 88 तक। एक्ट नॉट इंटेंडेड टू कॉज डेथ डन बाय कंसेंट इन गुड फेथ फॉर पर्सनस बेनिफिट। अब यहाँ पे ये क्या है आपका, ये आ रहा है कि अदर पर्सन की बेनिफिट के लिए कोई एक्ट कर रहा है, लेकिन इंटेंशन क्या है, इंटेंशन नहीं है क्या करने की, उसकी डेथ कॉज करने की, गुड फेथ में वो कर रहा है, जहाँ उसको मतलब एक तरह से कंसेंट मिला हुआ है, एक्सप्रेस या तो मिला हुआ है या फिर इम्प्लाइड मिला हुआ है, नॉलेज है कि जान जा सकती है बट इंटेंशन नहीं होता है डेथ कॉज करने का, ये सेक्शन 88 करता है। तो ये सर्जन वाला हम लोग इलस्ट्रेशन पढ़ लेंगे जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आपका हो गया सेक्शन 88। अब फिर आते हैं हम लोग सेक्शन 89। एक्ट डन इन गुड फेथ फॉर बेनिफिट ऑफ चाइल्ड और इनसेन पर्सन बाई कंसेंट ऑफ गार्जियन। अब यहाँ पे क्या हो जाता है, कंसेंट ऑफ गार्जियन आ जाता है। ये चाइल्ड या फिर इंसेंट पर्सन के बिहाफ पे अगर कोई एक्ट कर रहा है गुड फेथ में, वहाँ पे कंसेंट रहती है, किसकी कंसेंट रहती है, गार्जियन की कंसेंट रहती है। तो यहाँ पे हम लोगों को इम्पॉर्टेंट है 12 ईयर्स ऑफ एज और अनसाउंड माइंड, और बाय कंसेंट आइदर एक्सप्रेस या फिर इम्प्लाइड रहनी चाहिए गार्जियन की, जिसके या फिर कोई अदर पर्सन जिसको लॉफुल चार्ज हो ऑफ दैट पर्सन का। ठीक है, तो ये यहाँ पे आपका हो गया है। फिर हम लोगों का जो है इसका प्रोविजोज़ है, तो इसका प्रोविजोज़ में एक्सेप्शन दिया है कि ये ऐसा नहीं होना चाहिए जिससे कि इंटेंशनल कॉजिंग ऑफ डेथ हो, ऐसा एक्ट नहीं हो कि वहाँ पे इंटेंशन हो क्या करने का, डेथ कॉज करने का, या फिर अटेम्प्ट टू कॉज डेथ हो। ये आपका पहला एक्सेप्शन हो गया। फिर सेकंड एक्सेप्शन है डैट दिस एक्सेप्शन शेल नॉट एक्सटेंड टू द डूइंग ऑफ एनीथिंग which is doing it knows to be likely to cause death for any purpose other than the preventing of death or grievous hurt, मतलब और द क्योरिंग ऑफ एनी ग्रीवियस डिजीज़ और इन्फर्मिटी। मतलब कि ये ऐसा मतलब उस तरह का वर्क नहीं करेंगे जो कि बेनिफिट के लिए ना हो, फॉर एग्ज़ाम्पल फॉर एनी पर्पस अदर देन प्रिवेंटिंग ऑफ दैट, या फिर ग्रीवियस हर्ट और क्योरिंग दी ऑफ एनी ग्रीवियस डिजीज़ और इन्फर्मिटी। तो यहाँ तक आपका हो गया सेकेंडली वाला एक्सेप्शन। तो यहाँ पे आपका वही है कि कोई भी ऐसा एक्ट नहीं करेंगे हम लोग जो कि प्रिवेंट करने के लिए हम लोग किया गया है गुड फेथ में, या फिर ग्रीवियस हर्ट से उसको बचाने के लिए किया गया है, या फिर उसकी क्योर करने के लिए, डिजीज़ को क्योर करने के लिए किया गया है, अदर देन इसके कोई भी एक्ट नहीं करेंगे, ये सेकेंडली कहता है। फिर आपका थर्डली है दैट दिस एक्सेप्शन शेल नॉट एक्सटेंड टू वॉलेंट्री कॉजिंग ऑफ ग्रीवियस हर्ट और अटेम्प्टिंग टू कॉज ग्रीवियस हर्ट अनलेस इट इज़ फॉर द पर्पज ऑफ कॉजिंग ग्रीवियस हर्ट और एनी ग्रीवियस डिजीज़ और इन्फर्मिटी। फिर ये आपका थर्डली है। फिर फोर्थ इसका है। तो ये चीज़ हम लोग नंबर वाइज याद रखेंगे कि ये इसके 4 एक्सेप्शन दिए हुए हैं, बट इसका इलस्ट्रेशन हम लोगों को पढ़ना है क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है इसका इलस्ट्रेशन। सर्जन वाला ये भी है, तो ये हम लोग पढ़ लेंगे। फिर आपका आता है सेक्शन 90, कंसेंट नोन टू बी गिवन अंडर फियर और मिसकंसेप्शन। तो यहाँ पे हम लोगों का क्या है, ये भी एक नेगेटिव डेफिनेशन है। यहाँ पे बताया गया है अ कंसेंट इज़ नॉट, यहाँ पे भी नेगेटिव ये बताया गया है कि कंसेंट क्या नहीं है, ऐसा कंसेंट जो फियर ऑफ इंजरी में दिया गया हो, या फिर मिसकंसेप्शन ऑफ फैक्ट में दिया गया हो, या फिर रीज़न टू बिलीव हो दैट द कंसेंट इज़ गिवन इन consequence ऑफ सच फियर और मिसकंसेप्शन। तो ये हो जाएगा नेगेटिव डेफिनेशन कि क्या कंसेंट नहीं है, या फिर कंसेंट ऑफ इंसेन पर्सन हो गया, या फिर कंसेंट ऑफ चाइल्ड हो गया अंडर 12 ईयर्स ऑफ एज। अगर इस तरह का कंसेंट है तो वो कंसेंट नहीं माना जाएगा। सो
Always remember that the definition of consent is not defined under section 90. It is a negative definition which tells about what is not consent. So section 90 तक हम लोग यहाँ तक अभी स्टॉप करते हैं, क्योंकि फिर वीडियो की लेंथ काफ़ी एक्सटेंड हो गई है, और हम लोग कोशिश करेंगे कि फिर आगे चल के हम लोग इसको कंटिन्यू करेंगे सेक्शन 91 से नेक्स्ट सेशन में। टिल देन फिर आप लोगों से मुलाकात होती है नेक्स्ट सेशन में। और अगर ज़रा भी हमारा आपको समझाया हुआ प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से ज़रा सा भी इंफॉर्मेटिव लगता है, अच्छा लगता है, तो मेरी आपसे गुजारिश है कि इस वीडियो को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और अपने लोगों में शेयर करिए जो कि इस फील्ड से हैं। टिल देन आप लोग से मुलाकात होती है इन दी अपकमिंग नेक्स्ट सेशन। ओके, थैंक यू सो मच, शुक्रिया टू ऑल ऑफ़ यू।